फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे वित्त के स्रोत के बारे में। वित्त मतलब पैसा। मानव शरीर में जो स्थान रक्त का है, व्यवसाय में वही वित्त का है। हमारे शरीर में खून की कमी होने पर अनेक समस्या हो जाती है, उसी प्रकार से व्यवसाय में वित्त मतलब पैसे की कमी होने से व्यवसाय में अनेक समस्या हो जाती है। तो अब इस समस्या के समाधान के लिए वित्त के कुछ स्रोत है। हर एक समस्या जब जन्म लेती है तो उसके साथ ही उसका समाधान भी होता है। बस समाधान हमें खोजना पड़ता है और समस्या खुद चल के आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इस वित्त के स्रोत की समस्या के क्या क्या समाधान है। तो बताया गया है कि एक व्यावसायिक इकाई विभिन्न स्रोतों से पूंजी जुटा सकती है, किंतु प्रत्येक स्रोत की अपनी विशिष्टता है जिन्हें सही रूप में समझना आवश्यक है। ऐसे स्रोत निम्न है। बहुत सारे तरीके हैं काम को पूरा करने के, लेकिन उनके फायदे और नुकसान है। तो बस आवश्यकता है उस काम के तरीकों को देखने की, उनके फायदे और नुकसान को जानकर उस काम को अप्लाई करने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ कुछ स्रोत बताए गए हैं। जैसे वित्त के स्रोत यहाँ पर 5 बताए गए हैं। अब जरूरी नहीं ये 5 ही कंपलसरी है, इनके अलावा भी और है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे संचित आय है, व्यापारिक साख है, लीज वित्तीयन, सार्वजनिक जमा, वाणिज्य पत्र और अंशों का निर्गमन, जिसमें पूर्वाधिकार अंश, समता अंश, ऋण पत्र आदि भी क्या है, वित्त के स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने जो पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम संचित आय के बारे में पढ़ते हैं। संचित आय मतलब ऐसी आय जिसे हमने इकट्ठा करके रखा हो या जिसका फंड बनाकर रखा हो। और फंड कब बनता है, जब लाभ होता है। तो कंपनी साधारणतः अपनी पूरी आय को अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरित नहीं करती। शुद्ध आय के एक भाग को व्यवसाय में भविष्य के उपयोग के लिए संचित कर लेती है। इस संचित आय या स्वयं वित्तीकरण अथवा लाभ का पुनः विनियोग कहते हैं। इसे संचित आय, स्वयं वित्तीकरण या लाभ का पुनः विनियोग कहते हैं। संचित आय ऐसी आय जिसे कंपनी संचय करके रखती, इकट्ठा करके रखती है। जब कंपनी को लाभ होता है तो कंपनी सारा लाभांश अपने अंशधारियों में नहीं बांटती है, उसका एक हिस्सा, लाभ का एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए संचय करके रख लेती है। तो ऐसी आय संचय आय कहलाती है। अब इसके गुण देखते हैं। जैसे संचित आय किसी भी संगठन की पूंजी का स्थायी स्रोत है। इसको ब्याज, लाभांश अथवा अतिरिक्त लागत के रूप में कोई व्यय नहीं करना पड़ता। यह पूंजी आंतरिक स्रोत से जुटाई गई है, अतः संचालन एवं स्वतंत्रता की लोचपूर्णता अधिक होती है। यह व्यवसाय की असंभावित हानि को आत्मसात करने की क्षमता को बढ़ाता है। जब व्यवसाय में आकस्मिक घटना घटित हो गई या ऐसी स्थिति आ गई जब व्यवसाय में पैसा नहीं है, किसी भी स्रोत से पैसा नहीं जुटाया जा सकता, तो संचित आय हमारे पास जो पैसा इकट्ठा होता है वो काम आता है। जैसे हम क्या करते हैं, सारे के सारे पैसे बैंक में तो ना जमा करते, कुछ पैसे हम घर में रखते हैं। क्यों रखते हैं, कभी रात को कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, हमें पैसा चाहिए, तो क्या हम बैंक में लेने जाएंगे क्या पैसे? चलो आप बोलोगे यार एटीएम मशीन आ गई, तो एटीएम मशीन में क्या रात तक भी पैसे रहेंगे क्या? एटीएम तोड़ तोड़ के व्यक्ति पैसा निकाल के ले जाता, तो ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, घर पे पैसा रखते हैं। तो उसी तरीके से व्यवसाय में भी कुछ पैसा संचय करके रखा जाता है, जिससे भावी घटनाओं से बचा जा सकता है। अब फायदे के साथ इसके नुकसान क्या बताए गए हैं कि सीमा से अधिक लाभ का पुनः निवेश अंशधारकों में असंतोष का कारण बन सकता है, क्योंकि अब उनको उपार्जित लाभ से कम लाभांश मिलता है। लाभांश अगर आप अंशधारियों को ऊंचे दर से दोगे, ज्यादा दोगे, तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन आप सारा लाभांश नहीं बांट रहे हो, आप कुछ हिस्सा अपने लाभ के लिए रख रहे हो, संचय कोष में रख रहे हो, तो कर्मचारियों को लाभांश कम मिल रहा, तो हो सकता है आपके विनियोजक कम हो, विनियोजक जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। व्यवसाय के लाभों की अस्थिरता के कारण यह पूंजी का अनिश्चित स्रोत है। लाभ जो है व्यवसाय में जरूरी नहीं निश्चित है, फिक्स होता रहे, कभी लाभ हुआ कभी नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में इस फंड में नियमित रूप से आय नहीं होती है। जिस महीने जिस वर्ष लाभ हुआ उस वर्ष इसमें पैसा आता है। इस पूंजी के संयोग लागत को बहुत सी फर्म मान्यता नहीं देती, इससे कोषों का अनुपयुक्त उपयोग होगा। बहुत सी कंपनियां होती है जो इस फंड को नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि उन सबके अपने अपने तरीके हैं सोचने के हो सकता है कि कंपनी का मालिक इसको उपयोग करेगा, हम में इसका लाभ नहीं बटेगा, तो हम तो अधिक लाभांश की डिमांड करें। ऐसी मानसिकता को लेकर व्यक्ति रखते हैं। तो संचित आय के बाद अब जानते हैं व्यापारिक साख। व्यापारिक साख क्या है?
व्यापारिक साख एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय के लिए उधार सुविधा को कहते हैं। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कोई माल खरीदता है, उस माल का नगद भुगतान नहीं करता है, मतलब उधार उस माल को लेके आता है, तो व्यापारिक साख। कि जब एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को उधार माल बेचता है तो इसे व्यापारिक साख कहते हैं। यह उन ग्राहकों को दी जाती है जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ एवं ख्याति होती है। लेकिन ऐसी उधारी भी किसको दी जाती है? जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन, वित्तीय स्थिति अच्छी होती है और उनकी ख्याति एक पहचान होती है। हर किसी को थोड़ा ना दे देंगे, जान पहचान वाले को देंगे कि हाँ भाई कभी इसने पैसा नहीं दिया तो हम इससे पैसा ले भी सकते हैं, इसके खिलाफ वाद प्रस्तुत करते, इसकी इतनी बड़ी दुकान वगैरह जो भी है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं तो पैसा हमें ये दे ही देगा। साथ ही व्यापार साख की शर्तें अलग अलग उद्योगों एवं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगी। एक फर्म अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग शर्तों पर ही ये सुविधा देगी। हर कस्टमर का हर एक व्यापारी के साथ अलग अलग रिलेशन, अलग अलग संबंध होता है, तो उस व्यापारी के बेस पे, उस व्यापारी के व्यवहार के आधार पर अलग अलग प्रकार से उसे सुविधा मिलती है। अब इसके यहाँ पर गुण बताए गए हैं, जैसे व्यापारिक साख कोषों का सुविधाजनक एवं सतत स्रोत है। व्यापारिक साख क्या है? क्यों हमने किसी व्यक्ति को व्यापारिक साख दी? क्या हमारे पास ज्यादा माल इकट्ठा हो गया जो हमने उधार दे दिया? हमने क्यों दिया? हमारा कस्टमर ग्राहक बनाने के लिए, उस व्यापारी को स्थायी बनाने के लिए। हमें मालूम है ये रेपोर्टेड है, इसकी फाइनल कंडीशन अच्छी है, तो एक और तो माल गया, दूसरे वो कस्टमर भी हमारा बना, हमारा एक व्यापारी से संबंध बना। तो हमारे पास जब अतिरिक्त कोष होता है, जब पैसा होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारे व्यापार में अगर पर्याप्त पैसा है तो हम उधार माल की सुविधा से या व्यापारिक साख से क्या कर सकते हैं, वित्त उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर अगला, यदि ग्राहक की साख की स्थिति का विक्रेता को ज्ञान हो तो वह व्यापारिक साख तुरंत मिल जाती है। ज्ञात भी बोल सकते हैं और ज्ञान भी बोल सकते हैं कि ग्राहक की साख स्थिति का विक्रेता को ज्ञात हो या ज्ञान हो। ठीक है, ज्ञात या ज्ञान हो दोनों का मतलब एक है कि हमें मालूम है कि ये क्रेता या ये व्यापारी कितना रेपोर्टेड है या कि कैसे इसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, तो उसको साख सुविधा आसानी से मिल जाती है। एंड लास्ट है, व्यापारिक साख संगठन की बिक्री को बढ़ाती है। संगठन की बिक्री को बढ़ाती है, आ गई वो बात जो हमने पढ़ी थी कि नए ग्राहक भी बनते हैं। अब फायदे के साथ कुछ नुकसान भी देख लेते हैं कि व्यापारिक साख की आसान एवं लोचपूर्ण सुविधाओं का मिलना किसी भी फर्म को अति व्यापार के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे फर्म को जोखिम बढ़ती है। एक को आपने उधार दिया, दूसरे को जाके बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आ जाएंगे तो किस किस को मना करोगे, तो एक समस्या ये भी हो गई। फिर है, व्यापारिक साख के माध्यम से सीमित कोष ही जुटाए जा सकते हैं। उधार कोई माल ले रहे हो तो सारा के सारा उधार नहीं मिलेगा, कुछ सीमा तक मिल सकता है। धन एकत्रित करने के अधिकांश स्रोतों की तुलना में यह खर्चीला स्रोत होता है। धन एकत्रित करने की तुलना में आप सोचते हो कि हम उधार माल दे दे हमको एक मुश्त मिल जाएगा पैसा, ऐसा नहीं होता। उधार एक जादू है, हम देंगे और आप गायब हो जाओगे, ये सुना है ना आपने। तो बस यही है इसके अंदर कि आप ऐसा मत सोचो कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसा है, या साख बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए हम उधार माल दे दो, लेकिन एक सीमा तक, एक समय रखो, उस पर आपको आपकी उधार राशि या जो भी माल आपने बेचा वो आपको मिल जाए, उधार माल जो बेचा है उसकी धनराशि मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी सीमाएं समझ में आ गई। अब देखो लीज वित्तीयन क्या होता है, तो लीज वित्तीयन पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। लीज एक अनुबंध होता है, एक पक्ष अर्थात संपत्ति का स्वामी दूसरे पक्ष को आवधिक भुगतान के बदले में संपत्ति के प्रयोग का अधिकार देता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यह संपत्ति को निश्चित अवधि के लिए किराए पर देना है। एग्जाम्पल से देखो, दो व्यक्ति है ए और बी। ए के पास जमीन नहीं है लेकिन अब इसे पैसा कमाना है, और बी के पास क्या है, जमीन है। तो ए बी के पास जाता है कि मुझे काम करना है, मुझे एक लीज पर, किराए पर आपकी जमीन मिल सकती है खेती करने के लिए, तो बी इस बात के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन ये शर्त रखता है कि इस जमीन पर आप काम करोगे तो इसके काम का 50% पैसा मुझे मिलना चाहिए और उसमें सामान भले सारा आपका लगे। ठीक है, तो इन दोनों ने डील की कि इस जमीन से मुझे 50,000 रुपए मिलना चाहिए। अब भले खेती करने से आपको 1.5 लाख मिलो, 2 लाख मिलो, 50,000 से कम मिलो, मुझे तो साल भर के लिए आपको किराए पर दे रहा हूं और 50,000 रुपए चाहिए। तो ये होता है लीज वित्तीयन, जिसमें एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को दूसरे व्यक्तियों को क्या करता है, कुछ पैसा लेकर या कुछ धनराशि निर्धारित करके किराए पर देता है। इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है?
फायदे बताए गए हैं। इसके कारण पट्टाधारक को कम निवेश पर संपत्ति प्राप्त हो जाती है। पट्टाधारक द्वारा भुगतान किया गया लीज किराया कर योग लाभ की गणना के लिए घटाया जाता है। इसके द्वारा वित्त लेने पर स्वामित्व अथवा व्यवसाय पर नियंत्रण कम नहीं होता है। वह जो बोला गया है, जिस भी व्यक्ति को हमने हमारी संपत्ति उपयोग करने के लिए दी है तो उसके स्वामित्व में कमी नहीं रहती, उसका स्वामी वही व्यक्ति रहता है जो किराए पर संपत्ति को देता है। फायदा ये होता है कि सामने वाले पक्ष को फायदा हो या नुकसान, हमें तो संपत्ति का फायदा ही है। ठीक है, अब सीमाएं देखो। लीज व्यवस्था संपत्ति के उपयोग पर कई प्रकार की रोक लगाती है। उदाहरण के लिए पट्टाधारक को संपत्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन की अनुमति नहीं देना। वो बोलता है ये जो जमीन है ये जैसी दे रहा हूं वैसी ही मुझे मिलनी चाहिए, इसमें आप अपनी तरीके से कुछ निर्माण काम नहीं करवा सकते हो। ठीक है, पट्टे का नवीनीकरण न होने पर सामान्य व्यवसाय संचालित प्रभावित हो सकता है। पट्टाधारक संपत्ति का कभी भी स्वामी नहीं बन सकता, उसे इसका अवशेष मूल्य भी नहीं मिलता। मतलब कि जो व्यक्ति संपत्ति लेता है या किराए पर, वो कभी भी इसका मालिक नहीं रहता, भले काम वो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब वित्त का अगला स्रोत पढ़ते हैं जो क्या है, सार्वजनिक जमा। इसका क्या अर्थ है? सिंपल सा मीनिंग है सभी की जमा, मतलब जनता की जमा स्वीकार करना सार्वजनिक जमा। कि जब संगठन सीधे जनता से धन जमा करते हैं तो इसे सार्वजनिक जमा कहते हैं। सार्वजनिक जमा पर साधारणतः बैंक जमा पर दिए जाने वाले ब्याज से ऊंचे दर से ब्याज दिया जाता है। जो भी व्यक्ति किसी संगठन में राशि जमा करना चाहता है उसे इसके लिए एक फॉर्म भरना होता है। संगठन इसके बदले में ऋण के प्रमाण स्वरूप जमा प्राप्ति की रसीद देता है। मतलब कि जनता की जमा को स्वीकार करना और ऊंची दर से ब्याज देना, कि मतलब जन निक्षेप भी बोला जाता है इसे, कि व्यक्ति जन निक्षेप या जनता के पैसे से भी वित्त की पूर्ति को कर सकता है। तो जो जनता अपना पैसा इसमें जमा करती है उसे ऊंची ब्याज दर इसमें मिलती है, अपने जमा पैसे पर ऊंचा ब्याज मिलता है। इसके लिए अगर धनराशि जमा करता है तो एक फॉर्म भरना होता है और उस फॉर्म के बाद उसे एक जमा रसीद प्राप्त होती है। जो सार्वजनिक जमा व्यवसाय की मध्य एवं लघु अवधि दोनों वित्तीय आवश्यकताओं के लिए उपयोगी है। यह सार्वजनिक जमा जो है कम समय के लिए, अधिक समय के लिए, दोनों के लिए उपयोगी होता है। अतः कंपनियां साधारणतः 3 वर्ष के लिए सार्वजनिक जमा को आमंत्रित करती है। सार्वजनिक जमा की स्वीकृति का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक जमा के निम्न लाभ है। इसका नियमन कौन करती? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके गुण देखो। जमा प्राप्ति की प्रक्रिया सरल है एवं किसी प्रकार की प्रतिबंध शर्तें नहीं होती जैसी कि साधारण ऋण अनुबंधों में होती है। सार्वजनिक जमा पर किया गया व्यय बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं ऋणों की लागत से कम होता है। जमाकर्ताओं के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता, इसलिए कंपनी पर नियंत्रण प्रभावित नहीं होता। जैसे कंपनी में अंशधारी जो अंशों को खरीदते हैं तो कंपनी के स्वामी बन जाते हैं, तो उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है समता अंशधारियों को, पूर्वाधिकार को नहीं होता। जबकि इसमें क्या बोला, जमाकर्ता भी ऋणदाताओं की तरह है, जो कंपनी को पैसा तो दे रहे लेकिन कंपनी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो ये कंपनी को फायदा है। अब इसके दोष देखते हैं, मतलब इनकी सीमाएं। नई कंपनियों के लिए सार्वजनिक जमा के द्वारा कोष जुटाना कठिन होता है। यह वित्त प्रबंधन का विश्वास योग्य स्रोत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जब कंपनी को धन की आवश्यकता हो और जनता ही सहयोग न करे। सार्वजनिक जमा को जुटाना कठिन होता है, विशेषतः जबकि जमा की राशि बड़ी मात्रा में हो। जब बड़े पैमाने पर पैसा चाहिए तो हम ये जो सार्वजनिक जमा धन राशि है, जो जन निक्षेप जो हम बोल रहे हैं या सार्वजनिक जमा जो बोल रहे हैं, वित्त का अच्छा स्रोत तो है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर पूंजी उपलब्ध नहीं कराता। सीमाओं को जानने के बाद हम वित्त का अगला स्रोत पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वाणिज्य पत्र। वाणिज्य पत्र क्या होता है? देखो लिखा है, वाणिज्य पत्र किसी फर्म द्वारा अल्प अवधि के लिए कोष जुटाने का एक गैर जमानती प्रतिज्ञा पत्र है। यह अवधि 90 दिन से 364 दिन तक की हो सकती है। इसे एक फर्म दूसरी फर्म को, बीमा कंपनी को, पेंशन कोष को एवं बैंकों को जारी करती है, क्योंकि यह पूर्ण असुरक्षित होता है। अच्छी साख वाली फर्में ही वाणिज्य पत्र को जारी कर सकती है। इसका नियमन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र में आता है। मतलब 90 से 364 दिन के लिए एक वाणिज्य पत्र होता है जिसके माध्यम से भी आप पैसा प्राप्त कर सकते हो, और ये ऐसी कंपनियां जारी करती है जिसका नियमन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके लाभ देखो। क्या बताया गया है कि वाणिज्य पत्र को बिना किसी जमानत के बेचा जाता है तथा इस पर किसी प्रकार की शर्तें नहीं होती। यह एक स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय विलेख है। इसकी तरलता भी अधिक होती है।
कंपनियां अपने अतिरिक्त कोष को वाणिज्य पत्र में लगाकर अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर सकती है। जब कंपनी के पास पैसा होता है और तो वो ऐसी कंडीशन से क्या करती है, प्रतिफल प्राप्त करने के लिए वाणिज्य पत्र निर्गमित करती है, लोगों को पैसा उपलब्ध कराती है और उस पैसे पर कुछ धनराशि के माध्यम से, ब्याज के माध्यम से पैसा कमाती है। ठीक है, अब इसकी सीमा देखते हैं। क्या बताया गया है कि वाणिज्य पत्रों के माध्यम से केवल अच्छी वित्तीय स्थिति एवं उच्च कोटि वाले फर्में ही धन जुटा सकती है। नई एवं सामान्य कोटि की फर्में इससे धन एकत्रित नहीं कर सकती। वाणिज्य पत्र के माध्यम से जो राशि जुटाई जाती है वह किसी भी एक समय पर आपूर्तिकर्ता के पास उपलब्ध अतिरिक्त कोष तक या अतिरिक्त रोकड़ तक ही होती है। वाणिज्य पत्र वित्तीयन का एक अव्यक्तिगत साधन होता है। यदि फर्म वित्तीय कठिनाइयों के कारण वाणिज्य पत्र का शोधन नहीं कर पाती तो वाणिज्य पत्र की भुगतान तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर किसी कंपनी ने वाणिज्य पत्र के माध्यम से पैसा लिया और वह पैसा देने में असमर्थ है तो क्या होगा कि वाणिज्य पत्र की जो शर्तें है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो भुगतान की तिथि को आगे नहीं बढ़ा सकती। ऐसी कंडीशन में वाणिज्य पत्र वाली कंपनियां चाहे जो शर्तें निर्धारित कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में आपको? हमने क्या जाना, वित्त के स्रोत, इसके अलावा भी और होते हैं, अंशों के निर्गमन भी होते हैं, अंश, समतांश, पूर्वाधिकांश, ऋण पत्र, ये सब भी वित्त के स्रोत होते हैं। अब अगर आपको हमने जो ये 5 स्रोत पढ़े इसमें किसी भी स्रोत में कोई भी डाउट होता है तो उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।